नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल है? मैं डॉक्टर बेबीधर रौतिया आप सभी का लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। आप एनटीए बीजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है कि मैं नेट और जेआरएफ क्लियर करके नेक्स्ट टाइम भारत के किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं। लेकिन आप सभी को पता है कि दिसंबर 2025 के जो नेट की एग्जामिनेशन होनी है उसमें थोड़ा सा बदलाव होने की संभावना है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसमें से हायर एजुकेशन भी देखा जाता है, उन्होंने अभी एक कमीशन गठित कर दिया है, हायर एजुकेशन कमीशन गठित कर दिया है। और वीजीसी, ठीक है, और जो अन्य जो बॉडी है उसको सबको खत्म कर दिया है। सबको खत्म करके केवल एक ही कमीशन बनाया। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो नेक्स्ट एग्जाम होगी उसमें कुछ बदलाव करने जा रही है। अब बदलाव कर ही रहे हैं तो हमारे मन में ढेर सारे प्रश्न हैं। बदलाव करिए, लेकिन जिसमें स्टूडेंट्स का हित हो, स्टूडेंट का भलाई हो, स्टूडेंट का कभी भी नुकसान ना हो, इस बात की चिंता होनी चाहिए। मेरे मन में प्रश्न है, ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है। आप इसमें कितना सहमत है मुझे नहीं पता, आपको कमेंट्स करके बताना होगा। अब बदलाव कर ही रहे हैं तो सबसे पहला बदलाव आप कर सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष 2 बार एग्जामिनेशन लेते हैं, जून में और दिसंबर में। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वर्ष में 3 बार हो, यानी कि हर 3-3 महीने में या 4-4 महीने में, 6-6 महीने में कर रहे हैं तो 4-4 महीने में जो है आप 3 बार एग्जामिनेशन लीजिए। यह कैसा रहेगा? ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? आप कमेंट्स करके बताइए। एक गलती और है, ओनली पीएचडी एडमिशन का आपने, ठीक है, ये प्रमाण पत्र तो देते हैं लेकिन उसकी वैलिडिटी केवल 1 साल है। आप ये जो वैलिडिटी 1 साल वाला है उसको हटा दीजिए, ठीक है। 1 साल में पीएचडी एडमिशन हो पाएगा, ये बहुत कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? कि पूरे भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी होता है। मान लीजिए मैं रायपुर से हूं, अब रायपुर के आसपास यानी कि छत्तीसगढ़ में अब वो यूनिवर्सिटी 1 साल से ज्यादा समय लगेगा पीएचडी नोटिफिकेशन के लिए। हर बार तो नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा ना, पीएचडी एडमिशन नहीं लेगा। और मान लीजिए जेएनयू में पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन मेरे पास में इतने ज्यादा आर्थिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है कि मैं जेएनयू नहीं जाना चाहता, नई दिल्ली नहीं जाना चाहता। मुझे तो केवल, मैं रायपुर में हूं, रायपुर के आसपास में जितने भी यूनिवर्सिटी है उसी यूनिवर्सिटी में करना चाहता हूं। तो इसलिए 1 साल की वैलिडिटी को समाप्त कर दीजिएगा। यदि मैं पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो चुका हूं तो मैं जब मेरी इच्छा हो तब मैं किसी भी विश्वविद्यालय में मैं पीएचडी में एडमिशन लूं, तब जाकर जो है इसमें छात्रों को कोई हित होगा। तीसरा चीज है, जेआरएफ के वैलिडिटी केवल 3 साल दिए हुए हैं। 3 साल में एडमिशन हो गया पीएचडी में तो ठीक, तभी फेलोशिप मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसको आप 5 साल करिए। 3 साल सफिशिएंट टाइम नहीं है, इसको 5 साल आपको करना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। क्या इसको निगेटिव मार्क्स नहीं किया जा सकता? ठीक है, निगेटिव मार्क्स करिए, थोड़ा सा कंपटीशन को टाइट करिए। जो बच्चा पढ़ेगा वही बच्चा नेट और जेआरएफ क्लियर करे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि निगेटिव मार्क्स होनी चाहिए। क्या आप इसमें सहमत हैं? सहमत हैं तो जरूर बताएं, सहमत नहीं है तब भी बताएं, ठीक है। तो ये चीजें थी सिलेबस।
सिलेबस पूरी तरह से समाप्त न करें। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ चीजों को हटा दें और कुछ चीजों को शामिल करें, यानी कि पूरी तरह से अभी जो वर्तमान में, ठीक है, नेट की जो सिलेबस है खत्म कर देंगे और नए सिरे से पढ़ने में दिक्कत होगी। तो ये सुनिश्चित भी करवाएं, एनटीए को सुनिश्चित करवाएं कि सिलेबस से बाहर का प्रश्न न पूछा जाए। आप एक बार सिलेबस दे दीजिए, ठीक है, मान लीजिए पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट देते हैं तो 10 यूनिट दीजिए, लेकिन जो 10 यूनिट में सब पॉइंट दिए हुए हैं उसी सब पॉइंट में से ही प्रश्न आए। अब कोई चैनल वाले बता रहे थे कि जो फिल्म का नाम पूछा गया था या सबसे ज्यादा अर्निंग फिल्म के बारे में बताया गया था, वो कह रही थी, एक टीचर जो थी, महिला टीचर थी, किसी चैनल में वो बोल रही थी कि ये सिलेबस से बाहर का प्रश्न नहीं है। आपने सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ है सामान्य अध्ययन या करंट अफेयर से प्रश्न पूछा जाएगा, और ये कम्युनिकेशन का नहीं है। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आपको इन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। और भी बहुत सारी बातें हैं। आप ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट को आप महीना, 2 महीना, 3 महीना मत करिए। आप एक डेट फिक्स करिए, 15 दिन या 20 दिन, ठीक है। आप उसको महीना, 2 महीना, 3 महीना करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये निश्चित करना चाहिए कि एग्जामिनेशन खत्म हुआ, ठीक है, और उसके 15 दिन में या 20 दिन में रिजल्ट आ जाए। अधिकतम 1 महीना, 1 महीना के अंदर में रिजल्ट आ जाना चाहिए। अच्छा, इस बार पता नहीं, मुझे तो जानकारी नहीं है, हो सकता है आपको जानकारी हो कि जो नेट क्वालिफाई स्टूडेंट हैं, जो SC ST OBC के छात्र हैं या अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, उनको फेलोशिप मिलती है। तो क्या पहले जो निकालते थे फेलोशिप का लिस्ट कि ये क्वालिफाइड स्टूडेंट को ही फेलोशिप मिलेगी, वो लिस्ट जारी होनी चाहिए। वो बहुत अच्छा है, वो एक प्रमाण पत्र है कि आप फेलोशिप के लिए पात्र हैं, ठीक है। इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। एक मेरा सुझाव और है, SC ST OBC अल्पसंख्यक को फेलोशिप देते हैं तो EWS के लिए भी ऐसा कोई फेलोशिप तैयार करनी चाहिए। EWS जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, लेकिन आर्थिक रूप से वो कमजोर वर्ग के हैं, तो उनके लिए भी फेलोशिप की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये मेरा प्रश्न है, ये मेरी इच्छा है, ठीक है। मैंने जो मेरे मन में आया कि इस कमी को दूर करना चाहिए तो बेहतर होगा, बहुत बेस्ट होगा, बेस्ट। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इसके अलावा भी और कोई मुद्दे हैं, ठीक है, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। मैं सोच लिया हूं, समझ लिया हूं, ठीक है, मैं ये विचार बना लिया हूं कि आपको एक बेहतर मार्गदर्शन करूं, गाइडलाइन आपको हमेशा देते रहूं। तो इसलिए मुझसे सहमत है तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि आप जो कह रहे हैं सर वो यस या नो, या ये तीसरा कोई चीज होना चाहिए जो आप अनुभव करते हैं। एक मुद्दा और भी छूट गया है, बच्चे बहुत परेशान थे भाई। क्या आप इसको सही सोचते हैं कि जो सेंटर का ऑप्शन देते हैं, जो केंद्र का, परीक्षा केंद्र का हम ऑप्शन देते हैं, मान लीजिए मैं रायपुर के रहने वाला हूं, मैं यदि फॉर्म भरता हूं तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस रायपुर दिया। मेरे आसपास के जो केंद्र है, मान लीजिए दुर्ग जिला है या बिलासपुर जिला है, मैंने 3 ऑप्शन दिया और मुझे 3 ऑप्शन में से ही परीक्षा केंद्र दिया जाए। मैंने कई स्टूडेंट का मैसेज पढ़ा है, वो कहते हैं कि सर हमने परीक्षा केंद्र यहां डाला था लेकिन 600 किलोमीटर दूर, 800 किलोमीटर दूर,
या 200 किलोमीटर दूर मेरा परीक्षा केंद्र है, जिसके कारण से मैं एग्जाम दे नहीं पाया या दे नहीं पाई। इस तरह का भी नहीं होनी चाहिए। आप स्टूडेंट्स के भलाई के लिए, उनको राहत प्रदान करने के, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए एग्जामिनेशन दें। आपको सबको पता है कि लाखों स्टूडेंट नेट और जेआरएफ के एग्जामिनेशन में बैठते हैं और उनका भी सपना है कि वो नेट जेआरएफ करे, चाहे नौकरी मिले या न मिले, उसकी चिंता वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, भारत सरकार या राज्य सरकार जितने भी नेट जेआरएफ क्लियर स्टूडेंट्स को, ठीक है, नौकरी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा वो अलग इशू है। हो सकता है कि ये भी एक व्यवस्था करनी चाहिए कि नेट जेआरएफ स्टूडेंट्स को, ठीक है, नेट जेआरएफ स्टूडेंट को भी स्कूल के लेक्चरशिप में भी प्राथमिकता देना चाहिए। ठीक है, उनको प्राथमिकता देंगे ना, मैं 100% कह रहा हूं, स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन आएगा। केवल बीएड कर लेने मात्र से या केवल बीएड कर लेने मात्र से आप ऐसा एलिजिबिलिटी तय नहीं कर सकते हैं कि वो योग्य है। मुझे पता है सी टेट भी होता है, हर स्टेट का अपनी टेट एग्जाम होता है, उसको क्लियर करना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूं कि जो हायर एजुकेशन प्राप्त किया है, पीजी किया हुआ है, उन बच्चों को नेट एग्जामिनेशन जो क्लियर किया हुआ है, उनको लेक्चरशिप में भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहां पर क्वालिटी एजुकेशन आएगा, मैं 100% कर रहा हूं। या पीएचडी धारियों को, जो पीएचडी किए हुए हैं, उनको इक्विवेलेंट बीएड की डिग्री की तरह मानना चाहिए। ठीक है, या फिर पीजी में ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जैसे रिसर्च मेथोलॉजी दे रखा है, तो वैसे ही रिसर्च मेथोलॉजी की तरह उनको पढ़ाने का भी अवसर प्राप्त हो, टीचिंग एक्सपीरियंस भी लिया जाए। पीजी स्टूडेंट को, ग्रेजुएट स्टूडेंट को पढ़ाना जरूरी कर दिया जाए। ये मेरा इशू है, ठीक है, ताकि उन्हें बीएड की तरह पढ़ाने का अनुभव हो और उन्हें लेक्चरशिप में बीएड की तरह मान्यता दी जाए। ठीक है, हाँ, ऐसा कर सकते हैं, बीएड धारियों को एक निश्चित मार्क्स दे दिया जाए। जो बीएड किया हुआ है उसको आप 30 नंबर दे दीजिए, पीएचडी धारियों को आप 20 नंबर दे दीजिए, नेट जेआरएफ को आप 10 नंबर दे दीजिए। इस तरह भी व्यवस्था किया जा सकता है। ठीक है, आप कितना सहमत हैं ये जरूर बताइएगा मुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक